किलॉइड्स एबनॉर्मल रेज स्कार्स होते हैं जो कि एक बहुत छोटी सी चोट के बाद बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को कोई मच्छर काटा था या किसी को कोई छोटा सा पिंपल निकला था, उन्होंने हल्का सा स्क्रैच किया और उसके बाद वो स्कार रेज होता गया और वो एक बहुत बड़ा सा एबनॉर्मल स्कार बन गया और जहाँ पर इंजरी हुई थी वो उसके मार्जिन से बाहर की तरफ निकल गया एंड इट कीप्स ग्रोइंग। उस स्कार को किलॉइड कहते हैं। अब किलॉइड किन लोगों में बनते हैं, क्यों बनते हैं, इनके क्या ट्रीटमेंट होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। नॉर्मली जब स्किन के अंदर कोई भी चोट लगती है तो एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को छोटा सा स्क्रैच आया है या कोई छोटी सी इंजरी हुई है तो उसी वक्त हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, कोलेजन बनने लग जाती है एंड अल्टीमेटली वो जब बन जाती है और पूरी स्किन हील हो जाती है तो फिर वो हीलिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है एंड फर्दर कोलेजन डिपोजिशन नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों में किलॉइड की टेंडेंसी होती है उसमें हीलिंग एबनॉर्मल होती है, कोलेजन बनती जाती है एंड दैट इज एन एबनॉर्मल कोलेजन, जिसकी वजह से स्कार बड़ा हो जाता है, रेडिश, रेज्ड, इची एंड शाइनी होता है और वो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाले जो स्कार्स होते हैं ये अपर बॉडी में होते हैं, शोल्डर्स के रीजन में या चेस्ट के रीजन में होते हैं। कभी कभी छोटा सा पिंपल निकलता है और उसके बाद हो जाता है। कभी कभी लोगों ने कोई इंजेक्शन लगवाया होता है बाजू पे एंड दे डोंट इवन रिमेंबर कि वो कब इंजेक्शन लगा था, लेकिन वो बाद में रेज होने लग जाता है और वो स्कार बड़ा होने लग जाता है। सो ये कुछ लोगों की टेंडेंसी हो सकती है एंड दिस इज समथिंग जो कि उन लोगों के अंदर अनअवॉइडेबल होती है। हाउएवर इसके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। ये उन लोगों में भी बन सकते हैं जिसमें किलॉइड्स की टेंडेंसी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी के अंदर एक किलॉइड बन गया है तो उनके अंदर हर इंजरी के बाद बार बार किलॉइड बनेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर विमेन जो कि कार्टिलेज पियर्सिंग कराती हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता रेज होता जाता है एंड वो पूरा किलॉइड बन जाता है। सो जब बच्चों के अंदर एयर पियर्सिंग कराई जाती है तो मोस्टली स्किन के रीजन में कराई जाती है, तो वहाँ पे बहुत रेयर है कि कोई किलॉइड बने। लेकिन कार्टिलेज की पियर्सिंग में ट्रॉमा ज़्यादा होता है एंड कार्टिलेज की पियर्सिंग के साथ बहुत ज़्यादा किलॉइड्स बनने के चांसेस होते हैं। सो नाउ किलॉइड बन चुका है, अब उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले जब किलॉइड इनिशियली बन रहा है और वो बहुत ज़्यादा अभी रेज नहीं है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, तो सबसे अच्छी चीज़ दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज़ अ कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है कि कंप्रेशन के लिए कोई एक गारमेंट होता है या अगर ईयर पे है तो कंप्रेशन इयररिंग्स आते हैं। तो जिस जगह पे वो बन रहा है वहाँ पे प्रेशर देना होता है फॉर 22 टू 23 आवर्स अ डे, यानी कि सारा दिन आपने दे के रखना होता है एंड सिर्फ नहाने के लिए या कपड़े चेंज करने के लिए आप उसको रिमूव करते हैं, अदरवाइज आप उसको पहन ही रखते हैं। सो कंप्रेशन गारमेंट्स होते हैं, हर एरिया के मिल जाते हैं और कस्टम भी बनवाए जा सकते हैं और वो कंप्रेशन गारमेंट्स इतने टाइट होने चाहिए हैं कि वो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल करें या आपको उसको पहनने के लिए किसी दूसरे की मदद लेनी पड़े या उसको जिप को बंद करने के लिए किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़े। सो जब तक वो प्रेशर नहीं देगा तब तक वो उसको ठीक नहीं करेगा। लेकिन ये एक अच्छा तरीका होता है कि अगर किलॉइड बन रहा है तो उसको कंप्रेस कर दिया जाए ताकि वो ठीक होने लग जाए। अगर उससे ट्रीट नहीं होता है या किलॉइड आपका लॉन्ग स्टैंडिंग है, ये काफ़ी अरसे से है और अब वो फुली डेवलप हो चुका है, तो उसके अंदर एक और ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रालीजनल स्टेरॉयड इंजेक्शंस। अब ये स्टेरॉयड्स होते हैं जिनको प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट इंजेक्ट करते हैं उस किलॉइड के एरिया में, जो उसकी सप्लाई को रोकता है और उसकी जो सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो वो बड़े हो रहे हैं, उनको रोकता है एंड आहिस्ता आहिस्ता वो उसको फ्लैट करता जाता है। इसके 4 से 6 सेशंस चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 3 वीक्स टू 1 मंथ अपार्ट होता है हर सेशन और उसके बाद इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इवन दो ये एक सिंपल प्रोसीजर लगता है कि स्टेरॉयड इंजेक्ट करना है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो यू ऑलवेज गो टू अ पर्सन हु इज़ वेल वर्स विद द प्रोसीजर। उसको पता है कितनी डोज देनी है, कहाँ देनी है, कैसे देनी है, क्योंकि अगर ओवरडोज किया जाए तो मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि किलॉइड के लिए स्टेरॉयड्स लगवा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया गहरा होने लग गया बाकी स्किन से, वो स्किन थिन हो गई और उसका कलर बाकी स्किन से लाइटर हो गया और वहाँ पे बालों की ग्रोथ स्टार्ट हो गई या जिस्म के बाकी एरियाज में बालों की ग्रोथ स्टार्ट होगी, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं स्टेरॉइड्स की। सो यू गो टू अ पर्सन जिसको पता है कि कितनी डोज देनी है एंड क्या करना है ताकि सिर्फ और सिर्फ आपको उस एरिया में फ़ायदा हो, ऑल ओवर द बॉडी कोई नुकसान ना हो।
अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो फॉर एग्जांपल जैसे चेस्ट एरिया में है, ये बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर एक तरीका ये होता है कि उस पूरे को कम्प्लीटली रिमूव करके उसके ऊपर एक स्किन ग्राफ्ट रख दिया जाता है। स्किन ग्राफ्ट जिस्म के किसी और हिस्से से लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर चेस्ट के ऊपर कीलॉइड है तो वो रिमूव करके थाई से एक स्किन ग्राफ्ट ले लेते हैं। छोटा सा शीट होती है, पतली सी शीट होती है स्किन की, जिसको हम इस एरिया में लगा देते हैं। सो जब ये हील हो जाता है तो ये एरिया भी कवर हो जाता है एंड थाई जहाँ से ग्राफ्ट लिया था वो भी आहिस्ता आहिस्ता हील कर जाती है। ये भी एक अच्छा प्रोसीजर होता है। उसके अलावा एक होती है सैंडविच टेक्निक, जिसके अंदर रेडिएशन भी दी जाती है। सो बिफोर सर्जरी विद इन 48 आवर्स एक लो डोज में रेडिएशन दिलवाई जाती है, उसके बाद ये सर्जरी की जाती है। या अगर स्टेरॉयड इंजेक्शंस भी लेने हैं तब भी ये सैंडविच टेक्निक हो सकती है कि पहले रेडिएशन दी, उसके 48 आवर्स में आइदर स्टेरॉयड इंजेक्शंस या स्किन ग्राफ्टिंग, जो भी प्रोसीजर आपने डिसाइड किया था वो किया, और उसके फिर 48 आवर्स के बाद दोबारा से रेडिएशन दी। सो साइंटिफिकली इससे भी कीलॉइड की दोबारा ग्रोथ कम हो जाती है। अगर कीलॉइड छोटा सा है, फॉर एग्जांपल एयर के ऊपर है, तो उसको हम एक ही स्टेज में रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर वो बड़ा है तो फिर अगेन उसके अंदर पहले स्टेरॉयड इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसके साइज को छोटा किया जाता है और उसके बाद उसको एक्साइज किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। अक्सर ये रेकमेंड नहीं किया जाता है कि कीलॉइड्स को सर्जरी के साथ निकलवा के बंद किया जाए, क्योंकि जो कीलॉइड्स हैं वो देखने में छोटे लग रहे होते हैं, लेकिन जब उनको ओपन किया जाता है तो वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उनको क्लोज करना मुश्किल होता है। फिर वो क्लोजर जब टेंशन में होता है तो दोबारा से कीलॉइड बनने के चांसेस होते हैं। सो ये चीज़ बहुत आराम से सोच समझ के डिसाइड की जाती है कि किस पेशेंट के अंदर क्या प्रोसीजर करना चाहिए है। अब इसके अंदर कुछ बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं एड्रेस करूँगी। सबसे पहले तो लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर कीलॉइड की टेंडेंसी है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर बचपन से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। छोटी सी कहीं पे चोट लगती है तो उसका बहुत बड़ा स्कार बनता है या अगली स्कार बनता है। सो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए है, कोशिश करनी चाहिए है कि उनको माइनर सा ट्रॉमा भी ना हो। क्या ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। हाउएवर कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जो कि देखने में कीलॉइड जैसे लग सकते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी कि आप उनको रूल आउट करवा लें। क्या कोई मेडिसिन इसको ट्रीट कर सकती है? इसको ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है। क्या कोई क्रीम इसको ठीक कर सकती है? तो क्रीम्स टॉपिकली लगाने से थोड़ी बहुत इचिंग ठीक हो सकती है। इवन स्टेरॉयड क्रीम्स के साथ भी सिर्फ और सिर्फ इचिंग ठीक होती है। लेकिन कीलॉइड को ट्रीट करने के लिए टॉपिकली या ऊपर से क्रीम्स या मसाजेस का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। क्या सर्जरी इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है? जैसे मैंने पहले बताया है, इट्स नॉट नेसेसरी। कभी कभी सर्जरी इसके अंदर ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। सो इट इज़ डिसाइडेड इंडिविजुअली कि किसको क्या ज़रूरत है। कुछ लोगों के अंदर स्टेरॉयड इंजेक्शंस बेटर हैं, कुछ लोगों के अंदर सर्जरी बेटर है। ये डिपेंड करता है किस एरिया में है एंड क्या उसकी पैथोलॉजी है, और उसके बाद ये चीज़ डिसाइड की जाती है। क्या इसका एक दफ़ा ट्रीटमेंट करा लिया जाए, चाहे सर्जरी है या स्टेरॉयड इंजेक्शंस हैं, तो वो परमानेंट होते हैं? तो सैडली इट कैन नॉट बी सेड, बिकॉज हो सकता है परमानेंट हो सकता है कुछ लोगों के अंदर ये दोबारा डेवलप हो जाए। सो ये कोई अब परमानेंट चीज़ नहीं होती है। सम पीपल जिनके अंदर एक दफ़ा प्रोसीजर किया जाता है उनको लाइफ लॉन्ग रिलीफ मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर दोबारा भी बन सकता है। देन अगेन व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट? इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पैथोलॉजी कि उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट लिया जाता है। सो इसका कोई एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड हर एक के अंदर फ़र्क ट्रीटमेंट होता है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट्स एंड सजेशंस हैं, डू कमेंट डाउन बिलो। कोई आपके जानने वाले कीलॉइड से सफ़र कर रहे हैं तो डू शेयर दिस वीडियो विद देम। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए है तो माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन हियर एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।